हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में तरलों के यांत्रिकों का लेक्चर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंतरा आणविक बल यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। ये फोर्स कौन से होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें। तो आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कुछ किताबों में ये चैप्टर एक नया चैप्टर है पृष्ठ तनाव का, और पृष्ठ तनाव एनसीईआरटी वाली कि अगर किताब के अनुसार चलते हैं तो ये जो चैप्टर हमारा है पृष्ठ तनाव का, ये तरलों के यांत्रिक गुण में ही रखा गया है। इसलिए हम लोग इसको पृष्ठ तनाव का एक पहला लेक्चर समझेंगे, और या तो फिर तरलों के यांत्रिक गुण का लेक्चर नंबर 15 होगा ये। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव से पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें जानना है कि अंतराणविक बल क्या होता है, ससंजक और असंजक बल क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये हम लोग आज सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अंतराणविक बल की। जैसा कि हमको पता है कि जितने भी पदार्थ हैं वो चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो, चाहे ठोस अवस्था में हो, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं जिनको हम लोग अणु कहते हैं। और ये सभी अणु जो होते हैं वो एक दूसरे पर एक आकर्षण बल आरोपित करते हैं। जैसे लोहे का टुकड़ा है तो उसके जो छोटे छोटे जो अणु हैं वो एक दूसरे से आकर्षण बल से बंधे रहते, तभी अलग नहीं होते हैं। ठीक है ना। या जल की बूंद है, वो भी जल की बूंद भी जल के अणुओं के आकर्षण बल से बंधी रहती है। तो ये जो आकर्षण बल होता है वो अलग अलग पदार्थ पर भी हो सकता है या एक ही पदार्थ अणु भी कार्य कर सकता है। इन ऐसे बलों को हम कहते हैं अंतराणविक बल। यानी सिंपली से कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं किसी भी अवस्था के हो सकते हैं, उनके अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को अंतराणविक बल कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार कैसे हो गए, अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच बल कार्य कर रहा होगा तो वो अलग प्रकार का बल होगा, और अगर भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच बल कार्य कर रहा होगा तो वो अलग प्रकार का होगा। तो ये दो प्रकार के हो गए, एक होता है ससंजक बल और एक होता है असंजक बल। ठीक है ना। तो ससंजक बल से मतलब क्या है, अगर एक ही पदार्थ के अणु अगर हैं, मतलब जैसे जल के अणु की बात करें केवल, तो जल लिया हमने, उसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसको हम लोग कहेंगे ससंजक बल। ठीक है। और अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसको हम लोग असंजक बल कहते हैं। जैसे जल और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, जैसे अगर हम किसी कांच की छड़ को अगर जल में डुबाते हैं तो जल के जो अणु होते हैं वो कांच पर चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब जल और कांच के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है उसको हम लोग कौन सा बल कहेंगे, असंजक बल। तो ये दोनों में डिफरेंस है ससंजक और असंजक में। ससंजक मतलब एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है। जैसे जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल, या कांच के अणुओं के बीच लगने वाला बल, या लोहे के अणुओं के बीच लगने वाला बल। ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ससंजक बल के। असंजक बल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे जल और कांच के अणुओं में लगने वाला जो बल होता है उसको हम असंजक बल है, क्योंकि जल अलग पदार्थ, कांच अलग पदार्थ, तो भिन्न भिन्न पदार्थ हो गए, तो भिन्न भिन्न पदार्थ के बीच जो बल कार्य करेगा उसको हम लोग असंजक बल कहते हैं। पारा है, पारा द्रव अवस्था में होता है, तो पारे के अणु में जो आपस में जो बंधा हुआ है पारा, यानी उनके अणु में जो बल कार्य कर रहा है उसको तो ससंजक बल कहेंगे। लेकिन अगर पारा को किसी दूसरे पदार्थ में मिलाया जाए, यानी यह कह सकते हैं सिंपली भाषा में कि अगर पारे में किसी कांच की छड़ को डुबाया जाए तो कांच की छड़ और पारे के, कांच के जो अणु हैं और पारे के अणु उनके भी जो आकर्षण बल कार्य करेगा उसको हम लोग असंजक बल कहेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस सिंपली भाषा इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन इसके आगे जो बातें समझनी है वो महत्वपूर्ण है। तो इसको लिख सकते हैं, प्रत्येक पदार्थ के अणु कार्य करने वाले आकर्षण बल को अंतराणविक बल कहते हैं। अंतराणु को दो प्रकार के होते हैं, ससंजक बल इंग्लिश में कहा जाता है कोहेसिव फोर्स, और दूसरा होता है असंजक बल जो कहा जाता है एडिसिव फोर्स। अगर ससंजक बल की बात करते हैं तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच। ठीक है ना। जल एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जल के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल वो भी ससंजक बल कहलाएगा, पारे के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल वो भी ससंजक बल कहलाएगा।
असंजक बल की बात करेंगे तब तो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल, असंजक बल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं जल व कांच के अणुओं के बीच लगने वाला बल, पारा व कांच के अणुओं के बीच लगने वाला बल। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हमने ये ब्लैक बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड है, सॉरी जो व्हाइट बोर्ड है उसमें हमने ये मार्कर से लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्याही भरी थी मार्कर में, जो इंक भरी थी, उसके बीच जो अणु थे, यानी जो स्याही के जो अणु थे उनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा था उसको कौन सा बल कहेंगे हम लोग? ससंजक बल। और जब हमने इसको बोर्ड में लिख दिया तो बोर्ड अलग पदार्थ हो गया, तो बोर्ड के अणुओं के बीच और स्याही के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको हम लोग कहते हैं असंजक बल। तो इसका मतलब है कि कोई चीज किसी में कब चिपकेगी या नहीं चिपकेगी, ये डिपेंड करता है ससंजक और असंजक बलों के आधार पर, इसको हम बताते हैं। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि जब हमने इसको मार्कर से जब बोर्ड पर लिखा हमने, तो इसकी स्याही इस पर चिपक गई, इसका मतलब है कि बोर्ड और इंक के बीच लगने वाला जो असंजक बल है वो स्याही के अणुओं में लगने वाले असंजक बल, ससंजक बल से ज्यादा प्रबल है। मतलब स्याही के अणुओं में लगने वाला जो असंजक बल है वो कमजोर है, तभी उसने छोड़ दिया अपने साथी को और कहां चिपक गया? बोर्ड से। अब बोर्ड और स्याही लगने वाला जो असंजक बल है वो ज्यादा प्रबल है, इस कारण से चिपक गया है। अगर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे पारा है, पारा द्रव अवस्था में होता है, सभी को पता है। अब पारे में अगर कांच की छड़ को डुबाएं और उसको निकाल लें, तो निकालने के बाद हम देखते हैं कि पारे का एक भी कण उस पर नहीं चिपकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि उस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उसका मतलब यह है कि जो पारे के अणुओं में लगने वाला जो ससंजक बल है वो ज्यादा प्रबल है, यानी उनके बीच लगाव ज्यादा है। तो वो अपने साथियों को अलग नहीं करना चाहते, साथियों से अलग नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है ना। और जब हम कांच को डुबाते हैं तो कांच के और पारे लगने वाला जो असंजक बल है वो कमजोर है। कमजोर होने के कारण भाई जो जिस तरफ ज्यादा प्रबल बल लगेगा उसी तरफ वो चले जाएंगे हम। तो इसका मतलब पारे के अणु में जो ससंजक बल है वो ज्यादा प्रबल होता है पारे और कांच के लगने वाले असंजक बल से। इस कारण से पारा जो है वो कांच पर नहीं चिपकता है। तो एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे जल चिपक जाता है कांच की छड़ पर, तो इसका मतलब है जल और पारे के बीच लगने वाला जो असंजक बल है वो ज्यादा प्रबल है जल के अणु से लगने वाले असंजक बल से। समझ में आ रही है? इस तरीके से हम ये बात आपको ध्यान रखना है कि ससंजक और असंजक बलों के आधार पर हम कह सकते हैं कोई चीज किसमें कब चिपकती है और कब नहीं चिपकती है। ये बात तो समझ में आ गई हमारे पास। और दूसरी बात कि इसके कुछ गुण भी आपको याद रखने कि ससंजक और असंजक बल के क्या गुण है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम गुणों की जरा बात करते हैं। अब जानते हैं ससंजक और असंजक बलों के गुणों के बारे में। तो पहला गुण यह है कि ये बल जो है सदैव आकर्षण बल होते हैं। मतलब यहाँ पर यह समझना है कि जब भी कहीं अंतराणविक बल यानी असंजक ससंजक बल की बात हो रही हो तो हमेशा दिमाग में रखना है कि ये बल हमेशा आकर्षित ही करते हैं, प्रतिकर्षित कभी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो पहला गुण ये हो गया। दूसरा गुण हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल भी सदैव आकर्षण बल होता है। तो ये दिमाग में नहीं बैठाना है कि ये कहीं गुरुत्वाकर्षण बल ही तो नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल की जो और विशेषता होती है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि जैसे जैसे हम दो अणुओं के बीच की दूरी हम बढ़ाते हैं वैसे उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो घटता है। और बहुत दूर कर देंगे तो आकर्षण बल का मान लगभग 0 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब पास लाते हैं तो आकर्षण बल का मान बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान। लेकिन इसमें ससंजक बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर यह है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पास लाने पर बढ़ता है, दूर ले जाने पर घटता है। लेकिन उसकी कोई रेंज नहीं है कि कहां तक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। कम तो होगा, ठीक है ना, लेकिन अब जब अनंत होगी बीच की दूरी तब 0 होता है। लेकिन ये जो बल होता है ससंजक असंजक बल, इनके बीच जो आकर्षण बल है वो 10⁻⁹ मीटर की दूरी से अधिक दूरी हो जाएगी तो जो ससंजक बल या असंजक बल जो भी कार्य कर रहा होगा उस समय वो बल हो जाता है 0, ठीक है ना। और जैसे 10⁻⁹ मीटर के पास लाएंगे ये जो आकर्षण बल है असंजक ससंजक बल का, ये बल बहुत तेजी से बढ़ता है।
तो ये डिफरेंस है दोनों में, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ससंजक और असंजक बल होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं होंगे तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन भी नहीं करेंगे। तो अगली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि ये बल गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का पालन भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब यह भी आपने बताया कि ये जो बल होते हैं यानी ससंजक और संजक बल होते हैं वो 10⁻⁹ मीटर से अधिक दूरी पर कार्य नहीं करते हैं। मतलब अगर दो अणु हैं और उनके बीच की दूरी, मतलब एक अणु यहां हो गया, एक अणु ये हो गया, इनके बीच की दूरी अगर 10⁻⁹ मीटर से ज्यादा दूर है तो फिर ये बल हो जाते हैं शून्य, ठीक है ना। और जैसे इसके नजदीक आएगा, जैसे इसे नजदीक लाएंगे यानी 10⁻⁹ मीटर से और नजदीक आएगा तो यह आकर्षण बल बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है ना। जब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जब पास लाते हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता तो है लेकिन बहुत तेजी से नहीं, इस नियम का पालन करते हुए बढ़ता है कि अगर हम पास लाएंगे तो r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा केवल, ठीक है ना। लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता r² की, ये और बहुत तेजी से बढ़ता है। बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से कह सकते हैं। और ये इस गुण का यूज भी हम लोग करते हैं कि जैसे पहले दो लोहे की दांतों को जोड़ना होता था तो हम पिघला करके जोड़ते थे। पिघलाने से क्या होता है, अणु एक दूसरे के बहुत पास चले जाते हैं और वो कितने पास चले जाते हैं, 10⁻⁹ मीटर की दूरी पर, और वो आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन आजकल आधुनिक मशीनों द्वारा ऐसी व्यवस्था हो गई है कि अगर लोहे की दो राडों को जोड़ना है तो अगर इनको इतनी हम जोर से दबा दें कि उनके अणु जो है वो 10⁻⁹ मीटर से कम दूरी पर हो जाएं तो वो राडें आपस में चिपक जाएंगे। लेकिन ये कोई हाथ से करने की व्यवस्था तो है नहीं, इसके लिए विशेष प्रकार की मशीनें होती हैं। अगर कस जोर से दबा दिया जाए तो वो अगर इतने नजदीक आ जाए कि 10⁻⁹ मीटर की रेंज पर पहुंच जाए तो फिर वो अपने आप चिपक जाएंगे। ऐसी वेल्डिंग को हम लोग कहते हैं शीट वेल्डिंग या कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है उसको इंग्लिश में, ठीक है ना। और वो जो होती है हार्ड वेल्डिंग होती है, इसको पिघला करके हम स्पार्क कराते हैं तब पिघलता है, फिर अणु पास पास आते हैं, फिर जुड़ता है, तो वो होती है हार्ड वेल्डिंग। और जो बिना पिघलाए केवल इतना प्रेस कर दें, हम इतना दबा दें कि वो इतने नजदीक पहुंच जाए कि वो 10⁻⁹ मीटर की दूरी पहुंच जाते हैं तो वो चिपक जाएं। तो ऐसी वेल्डिंग को कहा जाता है शीट वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है ना, कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। और इस रेंज को जितनी दूरी पर ये आकर्षण बल कार्य करते हैं उस दूरी को कहा जाता है आणविक परास कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो यदि किसी अणु को केंद्र मान करके 10⁻⁹ मीटर की बराबर त्रिज्या लेकर गोला खींचते हैं, मतलब अगर हम ये कहते हैं, जैसे ये कहने मतलब यहाँ पर ये कहकर जैसे हमने कहा कि ये एक अणु ये एक अणु, इनके बीच की दूरी कम से कम 10⁻⁹ मीटर की दूरी पर अगर है तो ये आकर्षण बल लगाएंगे, और इसके नजदीक होगा तो लगाएंगे ही, और इससे दूर होगा तो नहीं लगाएंगे। तो अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस ले लें जिसको हम कहते हैं आणविक परास, तो आणविक परास ले करके और किसी अणु द्रव का कोई अणु ले लें, ठीक है ना, द्रव का अणु या किसी पदार्थ का अणु ले लेते हैं, तो ये 10⁻⁹ मीटर त्रिज्या का इसके चारों ओर एक गोला बनाते हैं। सर्किल में बनाना, गोला समझना चारों ओर, ठीक है ना। तो ये जो गोला बना हुआ है इस गोले का नाम रखा गया है आणविक सक्रियता का गोला कहते हैं। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम ये नाम जरा ध्यान रखेंगे कि मतलब ये कि इसके अंदर, इस गोले के अंदर जितने भी अणु होंगे वो सब अणु जिसको केंद्र मान करके गोला बनाया गया उस पर एक आकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है ना। और अगर इससे बाहर होंगे गोले का अणु, यहां होगा कोई भी अणु, तो फिर ये अणु इस अणु पर कोई आकर्षण बल नहीं लगाएगा। तो जो एक रेंज निर्धारित कर रखी गई है कि लगभग इसकी रेंज होता है 10⁻⁹ मीटर, जिसे हम लोग कहते हैं आणविक परास कहा जाता है, और उसको केंद्र मान, उसको त्रिज्या मान करके एक गोला बनाया जाए तो उस गोले को हम लोग कहते हैं आणविक सक्रियता का गोला। इतनी बात जरा ध्यान रखना है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है, जो आगे की समझना यह है कि जब हम पृष्ठ तनाव के व्याख्या हम लोग जब पढ़ेंगे तो उस समय ये हमको पता होना चाहिए उसकी रेंज
कितनी है 10⁻⁻9 मीटर कि अगर कम हो डिस्टेंस होगी तो आकर्षण बल कार्य करेगा, इससे दूर हो जाएगा तो आकर्षण बल का मान शून्य हो जाता है। ठीक है ना। और इस दूरी को हम लोग कहते हैं आणविक परास, और इसको त्रिज्या मान करके अगर किसी अणु को केंद्र मान करके गोला बनाया जाए तो उस गोले को हम आणविक सक्रियता का गोला कहते हैं। इतनी बात आपको इस गुणों के बारे में जरा ध्यान रखना है ताकि हमको आगे की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए। कभी कभी दो एग्जाम्पल हम लोग एक बात करते हैं, जैसे ये कहा जाए, आपने देखा भी होगा कि अगर जल में अगर तेल की बूंद अगर डालते हैं तो वो बूंद जो है उसके द्रव की परत पर फैल जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी आपको ससंजक असंजक बल के आधार पर ही हम लोग उसको समझाते हैं कि जो बूंद के अणुओं के बीच लगने वाला जो ससंजक बल है वो बूंद और जल के बीच लगने वाले असंजक बल से कम प्रबल होता है। यानी कह सकते हैं कि असंजक बल ज्यादा प्रबल है और ससंजक बल कम प्रबल है। इस कारण से जो बूंद जो होती है तेल की वो पूरे सतह पर फैलने का प्रयास करती है। लेकिन इसका उल्टा अगर हो कि अगर हम किसी तेल में अगर जल की बूंद डाल देते हैं तो वो बूंद ही बनी रहती है, वो फैलती नहीं है। उसका रीजन भी आपको ससंजक बल के आधार पर बताना है कि जब हम तेल में अगर जल की बूंद डालते हैं तो जो जल के जो अणु होते हैं उनके बीच लगने वाला जो ससंजक बल है वो ज्यादा प्रबल होता है तेल और जल के बीच लगने वाले असंजक बल से। तो भाई जब जल के जो अणु है वो इतना अट्रैक्शन फोर्स में ज्यादा होगा, सत्संग बल इतना ज्यादा होगा कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं और इस कारण से वो बूंद का ही रूप बना रहता है जल का। इस कारण से ये आप कभी एग्जाम में आ जाता है कि क्यों फैल जाती है। अगर हम जल की बूंद को तेल की बूंद को अगर जल में डालते हैं तो क्यों फैल जाती है, जबकि तेल में जल की बूंद डालते तो नहीं फैलती है। तो आपको ससंजक असंजक बल के आधार पर उसको एक्सप्लेन करना है। जो ज्यादा प्रबल होगा उसी के हिसाब से फैलना या सिकुड़ना डिपेंड करेगा। ठीक है ना। कभी ये नहीं होता है कि नहीं फैली तो इसका मतलब उसमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिकर्षण बल कभी नहीं लगता आकर्षण बल है, चाहे ससंजक बल लगे चाहे असंजक बल लगे, बस कौन ज्यादा प्रबल है उसके आधार पर वहां पर आकृति आपको दिखेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। आज की क्लास में वो समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।